गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र का अध्याय 1 हमने शुरू कर लिया था, उसका सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जो विकास जो हमारा अध्याय है, विकास क्या है, वो किस प्रकार से मानव के लिए आवश्यक है। और हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि जो विकास के जो लक्ष्य हैं वो मानव के अलग अलग हैं। जैसे जैसे मानव की आकांक्षाएं होंगी वैसे उसके लक्ष्य भी निर्धारित होते चले जाएंगे। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम अगला टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय विकास। अब ये तो हमने देख लिया कि सभी के लक्ष्य अलग अलग है, तो राष्ट्रीय विकास हम मेजरमेंट कैसे करेंगे वो देखें। लोगों के लक्ष्य जिस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अब जैसे लक्ष्य सबके अलग अलग थे, तो देश के विकास, राष्ट्रीय विकास के मामले में उनकी सोच भी क्या मिलेगी, भिन्न भिन्न। इससे क्या होगा, उनके बीच में, उनकी धारणाओं के बीच में क्या हो जाएगा, परस्पर विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो अब यहाँ इसको पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, वो देखिए क्या क्या है, इनके उत्तर हम आगे करेंगे। क्या सभी के विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है? दूसरा, यदि परस्पर विरोध है तो निर्णय कैसे किया जाएगा? अगर आपस में तकरार उनके बीच में, उनके विचारों के बीच में, तो उनके बीच में निर्णय कैसे होगा? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होनी चाहिए? कार्य करने का बेहतर तरीका क्या हो? क्या सभी लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही लाभ होगा? तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि सबकी जो लक्ष्य हैं सबके वो क्या हैं, अलग अलग हैं। अब देखें यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं एक देश के अंदर राष्ट्रीय जो विकास उसको मेजरमेंट करने के लिए। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अब बात करते हैं विभिन्न देशों और राज्यों की, फिर हम देश की भी बात करेंगे, देश के अंदर की भी। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ विषयों पर दो लोगों की सोच या दो देशों की जो सोच है वो एक जैसी हो, लेकिन कुछ विषयों पर उनकी जो सोच है वो अलग अलग हो, उसमें अंतर हो सकता है। उदाहरणतः आप अपनी कक्षा का उदाहरण बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई देखते हैं, उनका स्वास्थ्य देखते हैं, उनकी प्रतिभा और उनकी रुचि के अनुसार अंतर हो सकता है। हो सकता है कि एक बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो, एक बच्चे की हाइट उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत कम हो। स्वास्थ्य हो सकता है कि एक बच्चे बहुत स्वस्थ है, दूसरा स्वस्थ कम है। प्रतिभा में अंतर हो सकता है, उनकी रुचि, किस विषय में उनकी रुचि, इसमें जैसे किसी को गणित पसंद है, किसी को जैसे सामाजिक विज्ञान पसंद है, तो इसी प्रकार से रुचि भी अलग अलग हो सकती है। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी सबसे मित्रता का व्यवहार न रखता हो, ऐसा भी हो सकता है। अब जो स्वस्थ विद्यार्थी है वह जरूरी थोड़ी है कि वो पढ़ता भी बहुत अच्छा हो, या फिर जो बुद्धिमान विद्यार्थी वो सबसे अच्छी मित्रता रखता हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम जो मापदंड प्रयोग करते हैं उनमें तुलना करना उद्देश्य होगा, यानी कि हम कंपेयर जरूर करेंगे। ऐसे मापदंड लें ताकि तुलना की जा सके। जैसे क्या क्या, खेल कूद की टीम बना ले भी, खेल कूद में कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा वीक है। वाद विवाद की टीम बनाई जा सकती है, संगीत की टीम, पिकनिक के लिए टीम, सबसे चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। यानी कि सबके जो चयन के जो मापदंड है, चुनाव के जो मापदंड है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब हो सकता है कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो वो संगीत में अच्छा नहीं है, कोई बच्चा वाद विवाद में अच्छा है तो हो सकता है वो पिकनिक के लिए, उसको पिकनिक जाना उसको पसंद नहीं है। तो अलग अलग विषय में बच्चे की रुचि हो सकती है, वो किसी चीज में अच्छा है तो किसी चीज में वो हो सकता है कि वीक भी है। तो ये चीजें, ये मापदंड प्रयोग किए जा सकते हैं इस प्रकार की इस कंडीशन में। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर भी तुलना करते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। तो हमने कक्षा का एग्जाम्पल लिया, अब हम बात करते हैं विकास की, कि विकास की जो मेजरमेंट है या फिर देश और राज्यों में जो तुलना है वो किस प्रकार से की जाए। तो वो देखिए हम क्या करेंगे। उसके लिए देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत से क्या माना जाता है कि जिसकी आय ज्यादा है ना वो विकसित है, ये सोच शुरुआत से ही है। तो सबसे ज्यादा आय को देखेंगे, जिन देशों की आय अधिक उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। जैसे इसी के आधार पर तो हम बोलते हैं विकसित देश है, अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। जिसकी आय सबसे ज्यादा वो विकसित, जिसकी मध्यम वो विकासशील, और जिसकी आय बहुत ही कम वो अल्प विकसित देश से कहा जाता है। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, यानी कि आय एक ही ऐसा स्रोत है जिससे मानव को सभी सुविधाएं ज्यादा मिल सकती है। स्वास्थ्य की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, संसाधनों की जो उसको मिलते हैं उनकी सुविधा है, तो सब कुछ उसको बहुत अच्छे से मिल सकता है। तो आय को हम मेन मान के चलते हैं जब भी हम विकास की मेजरमेंट करते हैं। किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि एक देश की जो कुल आय है, टोटल आय है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये उस देश के सभी निवासियों की टोटल आय होती है, कुल आय होती है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय का माप उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसको हम आपस में दो देशों की तुलना करने के लिए प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। अब तुलना कैसे करेंगे हम? अब जैसे भारत में देख लें आप, उत्तर प्रदेश को आप देखें
देखेंगे तो उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और विश्व में भी तुलना करने लग जाए तो रूस सबसे बड़ा देश विश्व का, लेकिन फिर भी जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की उससे ज्यादा है, तो तुलना हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हम कुल आय की तुलना नहीं करेंगे। इसलिए कुल आय की तुलना में औसत व्यक्ति आय का अधिक महत्व है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय इसको बोला जाता है औसत आय। एक व्यक्ति की एक देश के अंदर औसत आय है, जो आय है प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है, ताकि हमें अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, भारत के एक निवासी क्या है और रूस के एक निवासी क्या है, या फिर भारत के एक निवासी क्या है और अमेरिका के एक निवासी क्या है, तो तुलना हो सकती है अच्छे से। औसत आय ज्ञात करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का है, जो बार बार मोस्ट ऑफ टाइम पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 1 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, तो ध्यान से इसको करें। औसत आय ज्ञात करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय तो मैंने आपको ऊपर बताया, एक देश की कुल आय कितनी है, कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, तो क्या निकलाएगी, एक व्यक्ति की औसत आय निकलाएगी। अब देखिए यहाँ पे विश्व बैंक वो क्या करता है इसके लिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट जो 2017 में पब्लिश हुई थी, अब हो सकता है कई बच्चों के पास ऐसे पुरानी एडिशन है बुक, तो आप इसको ध्यान से करें। 2017 के अनुसार क्या करें मैं आपको बताऊंगी। देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर, इसकी मेजरमेंट यूएस डॉलर में करते हैं, क्योंकि अगर तुलना की जाए दो देशों की तो वह आसानी से हो सकती है। यूएस डॉलर में की जाती है, ये डॉलर का जैसे चिन्ह मैंने बनाया है। जिन देशों की 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह समृद्ध देश यानी कि विकसित देश है। कौन सा, जिसमें एक व्यक्ति एक वर्ष में 12,056 डॉलर की बात कर रही हूं मैं, 12,056 यूएस डॉलर कमा लेता है, तो वो क्या है, समृद्ध देश है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष या इससे कम है, जिसमें एक व्यक्ति की आय कितनी है एक वर्ष में, 995 यूएस डॉलर से कम है, वो क्या है, निम्न आय वाला देश है, यानी कि अल्प विकसित। और इसके बाद जो तीसरा हम बात करेंगे विकासशील, जैसे है भारत मध्यम आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसके प्रति व्यक्ति आय 2017 में, 17 के आंकड़े हमारे पास ही हैं, 2017 में कितनी रही, यूएस डॉलर 1820 प्रति वर्ष रही है। एक व्यक्ति की जो आय वो कितनी रही है, 1820 यूएस डॉलर प्रति वर्ष रही। समृद्ध देशों को विकसित देश भी कहा जाता है, ऊपर जो हमने बताया उन्हीं को विकसित भी कहेंगे, और इनको किस में डाल लेंगे हम, विकासशील में। तो सबसे ज्यादा कितनी है 12,056, सबसे कम कितने हैं 995 यूएस डॉलर, और मीडियम भारत की बात करें तो भारत की कितने 1820 डॉलर, यानी कि इससे तो कम है, लेकिन इससे ज्यादा तो भारत किस में आ जाता है, मध्यम आय वर्ग वाले देशों में आ जाता है। इसके बाद देखें आज का आपका इतना ही आपको करना है। फिर नोटबुक में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको साथ में बताऊंगी, जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखिए आप इनको, विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस मापदंड का प्रमुख का प्रयोग करता है, इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक क्या करता है, आय देखता है, प्रति व्यक्ति आय देखता है। तो अब ये मापदंड तो आप वहां से कर लेंगे उसका प्रयोग करता है, लेकिन इस मापदंड की सीमाएं हैं तो क्या है, वो सीमाएं आप देख लीजिए। विश्व बैंक वर्गीकरण में प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग करता है या उसका प्रयोग किया जाता है। यह प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए उपयोग है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों में किस तरह वितरित है। अब देखें आप, प्रति व्यक्ति आय तो हमने औसत तो निकाली, लेकिन औसत हो सकता है कि उसमें 10% लोग तो उस देश के बहुत ज्यादा अमीर हैं, लेकिन हो सकता है कि बाकी के जो 90% हैं उनकी आय बहुत ही कम है। तो इससे वितरण पता नहीं चलता एक देश का, कि जो वितरण है वो किस प्रकार। जैसे आप अपनी कक्षा का उदाहरण लें, आपकी कक्षा में मान लो 30 बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट औसत निकलता है 80%, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बच्चों के 80% है। हो सकता है कि कुछ बच्चों के तो 50% तक हैं, कुछ बच्चों के 80 भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनके 99% नंबर है, तो वो स्कोर को ऊपर ले आएंगे। तो औसत से सही प्रति व्यक्ति आय का अनुमान नहीं लगा सकते हम, वितरण का पता नहीं लगता कि प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी है। तो पूरे देश की औसत निकाली हमने, लेकिन प्रति व्यक्ति की सही आय का पता नहीं चलता। दो देशों की आय समान होने पर भी एक देश दूसरे देश से अच्छा हो सकता है, इससे देश के सही आर्थिक विकास का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अब एक देश तो ऐसा है जिसमें 10% लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन बाकी 90% लोग बहुत ही गरीब हैं। लेकिन दूसरा देश ऐसा है कि उसमें सब लोगों के पास लगभग इनकम जो है उनकी बराबर है, तो कौन से को अच्छा मानेंगे, जिनकी लगभग इनकम बराबर है उसको हम सही मानते हैं। तो इसीलिए इसकी एक कमी है एक प्रकार से प्रति व्यक्ति आय की मापदंड की।
बाकी इसके अलावा आपको जो वर्गीकरण मैंने आपको अभी बताया 2017 की जो रिपोर्ट है वो आपको बताने की, जो समृद्ध देश है उनका स्कोर क्या रहा, मध्यम वर्ग के जो देश है उनका स्कोर कितना है US डॉलर में, और जो निम्न आय वाले जो देश हैं उनको कौन से उनका स्कोर कितना माना गया है, ये आपको साथ में करना है। अगला जो प्रश्न है वो है, हम औसत का प्रयोग करते हैं, अभी मैंने औसत का प्रयोग किया, एवरेज का प्रयोग किया, इसके प्रयोग की क्या कोई सीमाएं हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब कुछ कुछ उससे ही मैच करता है, आप देख लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अंतर थोड़ा सा नहीं आपको करना पड़ेगा। औसत का प्रयोग आय की तुलना करने के लिए करते हैं। आय की तुलना दो व्यक्तियों के बीच, दो राज्यों या दो देशों के बीच हो सकती है। इसमें देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, लेकिन हो सकता है कि देश की औसत आय में तो वृद्धि हो लेकिन इससे असमानताएं बढ़ गई हो। अब देखें आप, मान लीजिए भारत की औसत आय की बात करते हैं, 2011 में जो हमारी औसत आय थी उससे मान लो 2017 में बढ़ गई औसत आय, लेकिन इससे असमानताएं बढ़ गई हो। अब जो औसत आय बढ़ी वो तो पूरे देश की आय को देखा हमने, एक एक व्यक्ति की आय को तो हमने नहीं देखा। औसत कैसे निकाली, टोटल जो आय थी एक देश की उसको उसकी जनसंख्या से भाग दे दिया गया, ऐसे ही निकाला। लेकिन अब देखिए असमानता कैसे बढ़ेगी, मान लीजिए 10% जो लोग अमीर थे उनके पास तो और ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन जो गरीब थे ना वो और ज्यादा गरीब हो गए। अब कुल आय जब देश की निकाली ना तो उन 10% लोगों की वजह से देश की कुल आय तो बढ़ गई, लेकिन जो गरीब लोग थे वो तो और भी गरीब हो गए, जिससे क्या होगी, असमानता बढ़ गई। अर्थात धनी व्यक्ति तो अधिक धनी हुए और गरीब व्यक्ति और गरीब हो गई, इसलिए यह अमीर और गरीब के बीच अंतर नहीं बताती है, ये भी एक इसकी कमी है। इसलिए इसका प्रयोग कम करना चाहिए, या इसका प्रयोग में ये सीमाएं हैं जो बिल्कुल सही माप नहीं बताती किसी देश के विकास का। इसके बाद देखें अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा, प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसका सूत्र बताइए। जो अभी हमने करा था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता रही थी, तो आप इसको बताएं क्या है ये, इसका सूत्र भी आपको लिखना है, मैं आपका पीछे बता चुकी हूँ। 2017 है उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ये आपको बतानी है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें, राष्ट्रीय आय क्या है। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय को डॉलर में क्यों मापा जाता है, तो मैंने आपको बताया ताकि देशों की तुलना संभव हो सके। अब अगर हम रुपए में माप लें और कोई देश है वो अपनी करेंसी में माप ले तो तुलना तो नहीं कर पाएंगे ना, तो तुलना एक जैसी करने के लिए क्या कर दिया, एक ही करेंसी या डॉलर का उपयोग कर लिया गया। पीसीआई का पूरा नाम बताइए। अब पीसीआई आपने अभी पढ़ा है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, ये भी आपका पेपर में बहुत बार आ जाते हैं फुल फॉर्म इसकी, तो आप इसको भी कर लीजिए अच्छे से। ये आपको 7 प्रश्न अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, इनको अच्छे से याद करना और साथ में आपको लेसन भी रीड करना है। थैंक यू।